सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास बोध। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाले हैं एनटीए, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के वन लाइनर नोट्स के बारे में। तो इससे पहले हम 200 वन लाइनर नोट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 200 से आगे के नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे ये वन लाइनर नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 204 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं डेनिश कंपनी की, जो 1616 में इंस्टेब्लिश हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। 1620 में त्रिकोबार यानी कि तमिलनाडु पहली व्यापारी कोठी थी, किसकी? डेनिश कंपनी की। और 1676 में बंगाल श्रीरामपुर दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित की डेनिश कंपनी ने। 1745 में डचों ने अपने भारत स्थित एक निजी कंपनी को अंग्रेजों के हाथों क्या है बेच दिया था, जो 1745 में है। ये समाप्त हो जाती है। इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रियां थी, अपनी कॉलोनियां थी, उनको अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। अब हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फैक्चुअल जो नॉलेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापारिक शिष्टमंडल के लिए 15 वर्ष के लिए एक क्या है शाही अधिकार पत्र प्रदान किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें करीब 217 साझेदार थे। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इसके साझेदार थे। जेम्स प्रथम ने 1608 में तुर्की भाषा के ये ज्ञाता थे और कैप्टन हॉकिंस को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। ये जहांगीर के दरबार में आया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन है विवाह किया था उनसे और दहेज में उनको क्या है बंबई प्रांत मिला था। अंग्रेजों की भारत में पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे थी? मछलीपट्टनम में खोली गई थी पहली व्यापारी कोठी। 6 फरवरी 1613 में जहांगीर के शाही फरमान के तहत अंग्रेजों ने सूरत में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की थी। थॉमस एडवर्ड्स के अधीन क्या है खोली गई थी। जो थॉमस एडवर्ड था इसके अधीन ये व्यापारी कोठी खोली गई थी। 10 जनवरी 1616 में थॉमस रो का आगमन भारत में होता है और ये 1 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक मुगल दरबार में रहते हैं। अंग्रेज जो डॉक्टर था ग्रेबियल वफ्टन द्वारा मुगल राजदरबार के एक सदस्य का इलाज करने के लिए अंग्रेजों को सीमित मात्रा में चुंगी दिए जाने का अधिकार मिल गया था। जो ये ग्रेबियल वफ्टन था 3000 वार्षिक के बदले उसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था। कलकत्ता जो था, कलकत्ता में विलियम पोर्ट का जो पहला गवर्नर था वो था चार्ल्स आयर। बंगाल का पहला गवर्नर था विलियम हेजेस। 1700 में बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी क्या है बना दिया था और 1701 में भारत में आने वाले सभी यूरोपियन की गिरफ्तारी का आदेश दिया था औरंगजेब ने 1701 में। नेक्स्ट है 1634 में इंग्लैंड की सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत इंग्लैंड की जो सारी जनता है वो भारत में क्या है व्यापार करने का उनको अधिकार प्राप्त हो गया था। 1717 में सरमन मिशन आता है जिसमें जॉन सुरमन नेतृत्व कर रहे होते हैं और ये एक दूतमंडल होता है जो मुगल दरबार में पहुंचता है और जिसमें होता है एडवर्ड स्टीफन्स, विलियम हैमिल्टन एक सर्जन था, ठीक है, आर्मेनियन एक द्विभाषी था, ख्वाजा सेहुर्द, ये लोग शामिल थे सरमन मिशन में। नेक्स्ट है विलियम हैमिल्टन ने क्या है फारुखसियार की बीमारी ठीक की। बादशाह ने 3 फरमान जारी किए। कौन कौन से थे? पहला फरमान था कि कंपनी द्वारा बंबई टकसाल में निर्गत जो सिक्के हैं वो मुगल साम्राज्य में क्या है मान्य होंगे। दूसरा था कि सूरत में एक फरमान द्वारा 1000 वार्षिक कर देने पर
कंपनी को समस्त आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया जाएगा। और बंगाल में क्या था कि बंगाल में कंपनी को 3000 वार्षिक देकर निशुल्क व्यापार की अनुमति मिल गई थी। तो जो ये फरमान था फारूक सियार का, इसमें 3 चीजों का प्रावधान किया गया था जिसको हमने अभी डिस्कस किया। इतिहासकार ओर्म ने बादशाह के जो ये फरमान जारी किया गया था को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुर्तगाली प्रभुत्व के समय भारत में जो तुर्की आक्रमण हुए थे उनके बारे में। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था 1529 में हुआ था गुजरात में। किसके नेतृत्व में? सुलेमान रईस के नेतृत्व में हुआ था। और अगला आक्रमण कब होता है? 1538 में। ये द्वीपीय आक्रमण था और सुलेमान पाशा के नेतृत्व में होता है, जो तुर्की आक्रमण हुए थे पुर्तगालियों के प्रभुत्व के समय। अगला आक्रमण होता है 1551 में मस्कट एवं भुज पर। ठीक है, पेरी के नेतृत्व में होता है ये आक्रमण। और जो इसके बाद आक्रमण होता है वो होता है 1554 में पश्चिमी समुद्री तट पर अली रईस के नेतृत्व में। ठीक है, एक रिजविक संधि होती है। रिजविक संधि द्वारा क्या होता है? चंद्रनगर, बंगाल और फ्रांसीसियों को क्या है प्राप्त हो जाता है। फिर होता है पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे थी? वालासोर में, उड़ीसा के अंदर। और आधुनिक बंबई नगर की स्थापना जेराल्ड आइगर ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुए थे, जिसको कर्नाटिक युद्ध के रूप में युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इसमें पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ था। इसके बाद 1748 में क्या होती है? एक्सले शेपल की संधि होती है, जिसके बाद ये युद्ध क्या है समाप्त हो जाता है। दूसरा जो कर्नाटिक वॉर होता है, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं, ये होता है 1749 में। ये 54 तक चलता है और 54 में क्या हो जाती है? पांडिचेरी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इन युद्ध को हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ये जस्ट वन लाइनर। इसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से लेकर चलेगा 1758 से 63 तक। और 63 में क्या है? पेरिस की संधि होती है और जो है कर्नाटिक वॉर जो है समाप्त हो जाते हैं। एंग्लो जो फ्रांसीसी वॉर होता है ये समाप्त हो जाते हैं सारे। ठीक है, कलकत्ता नगर का जो खाका है चारनोक ने बनाया था, जॉब चारनोक ने बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 1517 में एक अंग्रेज शिष्टमंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया था। उसमें मुगल दरबार में क्या है 1717 में फारूक सियार ने फरमान जारी कर कंपनी को मुक्त व्यापार का क्या है एक अधिकार मिल जाता है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होगा ये? सिराजुद्दौला, मीर मदान, मोहनलाल वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव में मीर झापर और राय दुर्लभ। ठीक है, उसके बाद क्या है 20 जून 1756 को कालकोटरी की घटना होती है। और 23 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, ठीक है, वर्सेस कैप्टन मुनरो, जो क्या है अंग्रेजी सेना का क्या कर रहे होते हैं? नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो जो ये बक्सर का युद्ध है इसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सिराजुद्दौला के सेनापति मीर झापर तथा धनी व्यापारियों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ये स्टेटमेंट किसकी है? के.एम. पणिकर की ये स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या होता है? बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765। तो ये जो संधि होती है, इस संधि की क्या शर्तें थी ये जानना बहुत जरूरी है। ये काफी महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शर्त क्या थी इसमें? कड़ा एवं इलाहाबाद मुगल सम्राट को दे दिया था। जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र है वो मुगल सम्राट को दे दिया गया था और साथ ही 26 लाख वार्षिक देना तय हुआ था कि मुगल सम्राट को क्या है 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा। उसके बाद क्या था? अवध का प्रांत शुजाउद्दौला को दे दिया गया था एवं 50 लाख शुजाउद्दौला को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में क्या है व्यापार कर सकती है। ये शर्त हुई कि शुजाउद्दौला क्या है अवध के प्रांत में रह सकता है, लेकिन उसको 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होंगे।
तीसरी महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्रदान कर दी। दीवानी मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों को दे दिया गया। तो ये शर्तें हो गई हमारी इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो था मुबारक उद्दौला। 1770 से लेकर इन्होंने 75 तक शासन किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे इनका जो प्रथम कार्यकाल था 1757 से 60 और द्वितीय था 65 से 67। ठीक है, उसने दीवानी का अधिकार बिहार में क्या है राजा शिताब राय और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को दे दिया गया था। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स मिल जाते हैं किससे? मुगल सम्राट से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बिहार में रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो दे दिया था राजा शिताब राय के पास कि आप वहां पे क्या करिए रेवेन्यू को कलेक्ट करिए। मतलब एक हिसाब से ये द्वैध शासन प्रणाली थी एक हिसाब से। और बंगाल के अंदर मोहम्मद रजा खां को उन्होंने नियुक्त कर दिया गया कि आपका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना और कंपनी को देना। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, बुरी सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। ये बोलते हैं कॉर्नवालिस। कहां पे बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन में, इंग्लैंड में जाकर, कि जो 1765 तक भारत में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार है इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार और बुरी सरकार मैंने पूरे संसार और किसी भी सभ्य देश में नहीं देखी। इसके बाद क्या है 1755 में है डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की जाती है हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर की थी। 1796 में इन्होंने नौसैनिक बोर्ड का गठन किया था और टीपू सुल्तान पहला भारतीय शासक था जिसने प्रशासन को पश्चिम प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर गठित किया था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आंग्ला मैसूर युद्ध की। इससे पहले हमने बात की थी आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष की और अब हम बात करने वाले हैं आंग्ला मैसूर युद्ध जो अंग्रेजों के मैसूर के साथ युद्ध हुए हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ, उनके बारे में। तो सबसे पहले शुरू होते हैं ये 1767 से लेकर और कब तक चलते हैं 1799 में ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1799 में क्या होता है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कोई शासक नहीं बचता। तो पहला जो अंग्रेजों का संघर्ष था मैसूर के लिए जिसको प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध बोला जाता है 1767 से 1769 में। इसमें क्या होता है निजाम हैदराबाद क्या है और अंग्रेज, हैदराबाद का जो निजाम है और अंग्रेज है ये एक साथ होते हैं और हैदर अली दूसरी ओर होते हैं। और ये युद्ध कब समाप्त हो जाता है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि से क्या है युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक होता है। यहाँ से वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के और 1784 में क्या होती है मंगलोर की संधि हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध का। 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस और 1792 में क्या है श्रीरंगापट्टम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब होता है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 के अंदर होगा और यहाँ से क्या है लॉर्ड वेल्लेस्ली होंगे और दूसरी तरफ होंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की क्या है मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध में और इसके बाद जो है हमारा आंग्ला मैसूर संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।